करीब 3.5 साल पहले सन 2016 के जनवरी माह में दलित छात्र रोहित वेमुला ने फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लिया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी की पढ़ाई करने वाले दलित स्कॉलर रोहित के मानसिक उत्पीड़न का मामला उस समय देश भर में गूंजा था। रोहित ने अपनी जान देने से पहले एक नोट लिखा था जिसमें कई मार्मिक टिप्पणियां भी थीं। दोस्तों, क्या थी ये पूरी टिप्पणियां और क्यों रोहित ने आत्महत्या की थी, हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, और हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी, तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर इस आत्महत्या से जुड़ी पूरी कहानी है क्या, और इससे ही जुड़ी एक और कहानी भी सामने आती है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इस नोट में लिखी बातों पर उस समय देश भर में जमकर बहस हुई। जातिवादी व्यवस्था को देश का सबसे बड़ा खतरा बताया गया। शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ते जातिवाद पर रोक लगाने की मांग उठी। संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों की रक्षा पर भी जोर दिया गया। इन बातों को 3 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका था। इस दौरान कई बार इन मुद्दों पर गर्मा गर्मी के बीच बहस और चर्चाएं होती रहीं, लेकिन धरातल पर तो कोई बदलाव नहीं आया। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठानों में रैगिंग होती रही, कभी शारीरिक या कभी मानसिक प्रताड़ना, तो कभी मौखिक रूप से अभद्र टीका टिप्पणियाँ। रैगिंग के नाम पर हर साल हजारों विद्यार्थी अपने सीनियर्स का भयावह व्यवहार झेलते रहे और उनके इशारों पर नाचते रहे। मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों में रैगिंग के नाम पर कई बार सीनियर विद्यार्थियों का अमानवीय व्यवहार सामने आया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खिलाफ कड़े निर्देश जारी किए हुए हैं। कई राज्यों में रैगिंग पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून भी बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 11 फरवरी 2009 को स्पष्ट कहा था कि रैगिंग में लिप्त पाए गए विद्यार्थियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए और इसके बावजूद अभी तक रैगिंग की घटनाएं रुकी नहीं हैं। 22 मई को मुंबई में एक दलित डॉक्टर रैगिंग की कुत्सित मानसिकता के भेंट चढ़ गई। महाराष्ट्र के जलगांव के आदिवासी परिवार की डॉक्टर पायल तड़वी मुंबई में रहकर डॉक्टरी की स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही थी। अपनी साथी महिला डॉक्टरों के तानों से तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। डॉक्टर पायल तड़वी मुंबई के BIL नायर हॉस्पिटल की रेजिडेंट डॉक्टर थी। वह इस हॉस्पिटल से जुड़े मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। वह गायनोकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। डॉक्टर पायल इस हॉस्पिटल से जुड़े टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। करीब 26 साल की डॉक्टर पायल शादीशुदा थी। उसके पति डॉक्टर सलमान मुंबई में ही HBT मेडिकल कॉलेज एंड कूपर हॉस्पिटल में एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट में सहायक प्रोफेसर हैं। टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल के अपने कमरे में डॉक्टर पायल की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई। डॉक्टर पायल उस दिन दोपहर में हॉस्पिटल से अपने कमरे पर आई थी और इसके बाद शाम करीब 4 बजे उसने अपनी मां आबिदा को फ़ोन किया था। फ़ोन पर उसने मां से अपनी 3 सीनियर डॉक्टर्स द्वारा प्रताड़ित और शोषण करने की बात कही थी। तब मां ने पायल से पूछा था, आज कोई नई बात हुई क्या? रुआंसी होते हुए पायल बोली, मम्मी, अब मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आपको पता ही है कि मेरी सीनियर्स हेमा आहूजा, डॉक्टर भक्ति मेहर और डॉक्टर अंकिता खंडेलवाल मुझसे चिढ़ती हैं। वे रोज़ाना मुझे किसी न किसी बात पर प्रताड़ित करती रहती हैं। माँ आबिदा ने डॉक्टर पायल को दिलासा देते हुए कहा, बेटी, मुझे पता है तुम पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन तुम अपने काम पर ध्यान दो और जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर पायल ने माँ की दी हुई दिलासा मन को शांत करते हुए कुछ देर इधर उधर की बातें की। बाद में शाम को 6-7 बजे के बीच आबिदा ने पायल को फिर से फ़ोन लगाया। उस समय उसके फ़ोन की घंटी बजती रही पर वह कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। इस पर आबिदा ने सोचा कि पायल शायद टॉयलेट गई होगी। कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा पायल को फ़ोन लगाया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। इस पर आबिदा चिंतित हो गई। आबिदा मुंबई में ही थी। उन्होंने हॉस्टल जाकर पायल के बारे में पता लगाने की सोची। वे बेटी के हॉस्टल के लिए चल दी। इस बीच शाम करीब 7:30 बजे पायल की एक साथी डॉक्टर ने डिनर पर चलने के लिए पायल के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। कई बार दरवाज़ा पीटने पर जब नहीं खुला तो साथी डॉक्टर ने हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड को सूचना दी। हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड ने भी जब वहां पहुंचकर कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब तक हॉस्टल में रहने वाली कई डॉक्टर्स वहां पर एकत्रित हो गई। कई प्रयासों के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो हॉस्टल के गार्ड ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा टूटते ही अंदर का नज़ारा देखकर हॉस्टल का गार्ड और वहां मौजूद डॉक्टर सब हैरान रह गए। कमरे के अंदर पायल छत पर लगे पंखे से लटकी हुई थी। उसके गले में दुपट्टे का फंदा लगा था। हॉस्टल के गार्ड की मदद से डॉक्टरों ने पायल के शव को पंखे से नीचे उतारा। उन्होंने पायल की नब्ज और स्टेथोस्कोप से उसके दिल की धड़कनें देखी, लेकिन उसमें जीवन के कोई लक्षण नज़र नहीं आए। फिर भी वे बड़ी उम्मीद के साथ पायल को तत्काल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले गए और वहां डॉक्टरों ने आवश्यक जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर पायल को मृत घोषित कर दिया। इस बीच हॉस्पिटल प्रशासन ने डॉक्टर पायल के पति डॉक्टर सलमान को फ़ोन किया कि डॉक्टर पायल की हालत नाजुक है। डॉक्टर सलमान उस समय जैकब सर्किल स्थित अपने घर पर थे। सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर ही वे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गए। उस समय डॉक्टर अपने प्रयासों में जुटे हुए थे। डॉक्टर सलमान ने भी पायल की जान बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। उधर डॉक्टर पायल की मां आबिदा व अन्य परिजन हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पर उन्हें पता चला कि पायल अपने कमरे में पंखे से लटकी हुई थी और उसे उसके साथी डॉक्टर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए। तो वहां वो पहुंच गए। इमरजेंसी वार्ड में उन्हें डॉक्टर पायल के पति डॉक्टर सलमान भी मिले। डॉक्टर पायल को मृत देखकर आबिदा और डॉक्टर सलमान रोने लगे। पायल के साथी डॉक्टरों की आंखों में भी आंसू टपकने लगे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ पढ़ने और अपने काम के प्रति समर्पित साथी डॉक्टर पायल अब उनके बीच नहीं थी। हॉस्टल प्रशासन ने डॉक्टर पायल की मौत की सूचना पुलिस को दे दी, तो पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तब तक रात के करीब 10 बज गए थे और इसीलिए पोस्टमार्टम दूसरे दिन होना था। बाद में पुलिस ने हॉस्टल में डॉक्टर पायल के कमरे पहुंचकर जांच पड़ताल की। हॉस्टल में रहने वाली डॉक्टरों की छात्राओं और कर्मचारियों से प्रारंभिक पूछताछ की गई। रात ज़्यादा हो जाने के कारण पुलिस ने डॉक्टर पायल का कमरा बंद करवा दिया। अगले दिन 23 मई 2019 को देश भर में लोकसभा चुनाव की मतगणना हो रही थी और इसलिए डॉक्टर पायल की आत्महत्या का मामला चुनावी सुर्खियों में दबकर रह गया। इस बीच डॉक्टर पायल की मां आबिदा ने अग्रीपाड़ा पुलिस थाने पहुंचकर 3 सीनियर महिला डॉक्टरों हेमा आहूजा, डॉक्टर भक्ति मेहर और डॉक्टर अंकिता खंडेलवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। तीनों आरोपी डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट थीं। पुलिस ने SC/ST एक्ट, आत्महत्या के लिए उकसाने, एंटी रैगिंग एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आबिदा ने पुलिस को बताया कि जब से उनकी बेटी पायल का एडमिशन VIL नायर हॉस्पिटल एवं कॉलेज में हुआ था, तब से उसे सीनियर डॉक्टरों द्वारा परेशान किया जा रहा था और इस संबंध में हमने कॉलेज प्रशासन से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उस समय महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे थे। चुनाव परिणाम का शोर थमने पर डॉक्टर पायल की आत्महत्या के मामले ने तूड़ पकड़ लिया। दलित डॉक्टर को प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के मामले में विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर ने घटना की निंदा करते हुए तीनों आरोपी सीनियर डॉक्टर्स की सदस्यता निरस्त कर दी।
वहीं नोएर हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर रमेश भारमल ने मामले की आंतरिक जांच के आदेश देकर 6 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी और इसके अलावा 2 सीनियर डॉक्टरों को नोटिस देकर उनसे इस मामले का जवाब मांगा गया। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर की अध्यक्ष डॉक्टर कल्याणी ढोगरे ने कहा कि डॉक्टर पायल जिंदगी के हर पल को एंजॉय करती थी। सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव थी। आत्महत्या वाले दिन भी उन्होंने हॉस्पिटल में 2 सर्जरी की थी। डॉक्टर पायल की मौत को लेकर मुंबई में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने जोन 3 के डीसीपी अविनाश कुमार और अन्य अधिकारियों को इस मामले की गंभीरता से जांच करने और आरोपी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस ने मामले की जांच में तेजी लाते हुए रैगिंग के नाम पर डॉक्टर पायल को प्रताड़ित करने के सबूत जुटाए। पायल की मां आबिदा ने उसके मोबाइल के वो स्क्रीनशॉट पुलिस को उपलब्ध कराए जिनमें आरोपी डॉक्टर्स की ओर से उसे जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित किया जा रहा था। घर वालों का आरोप था कि हॉस्टल के कमरे में डॉक्टर पायल पंखे से लटकी मिलने के काफ़ी देर बाद तक उसका कमरा खुला हुआ रहा। इस दौरान तीनों आरोपी डॉक्टर वहां देखी गई थी। उन्होंने शक जताया कि यदि डॉक्टर पायल ने आत्महत्या की थी तो उसने कमरे में कोई नोट जरूर छोड़ा होगा, लेकिन वहां कोई भी नोट मिला ही नहीं। आरोपी डॉक्टर्स ने पायल का लिखा नोट संभवतः नष्ट कर दिया होगा। मामले की आंतरिक जांच के लिए बनाई गई 6 सदस्यीय कमेटी जांच रिपोर्ट आने के बाद 27 मई को नोएर अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर पायल को परेशान करने और उस पर जातिगत टिप्पणियां करने के आरोप में 4 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया। इनमें से प्रसूति विभाग की प्रमुख डॉक्टर ई चिंग लिंग के अलावा तीनों आरोपी सीनियर्स रेजिमेंट डॉक्टर हेमा आहूजा, डॉक्टर भक्ति मेहर और डॉक्टर अंकिता खंडेलवाल शामिल थी। अगले आदेश तक चारों निलंबित डॉक्टरों के बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी के किसी भी अस्पताल में काम करने पर रोक लगा दी गई। नायर अस्पताल भी बीएमसी की ओर से संचालित है। दूसरी ओर 27 मई को महाराष्ट्र महिला आयोग ने नायर अस्पताल प्रशासन को नोटिस भेजकर मामले की पूरी जानकारी मांगी। आयोग ने अस्पताल को नोटिस भेजकर रैगिंग रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का विवरण भी मांगा और साथ ही यह भी पूछा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का विवरण भी मांगा और साथ ही यह भी पूछा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए अस्पताल प्रशासन ने क्या कदम उठाए। अस्पताल प्रशासन की एंटी रैगिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट में डॉक्टर पायल के मानसिक शोषण और जातिगत टिप्पणियां करने की बात सही पाई गई। यह रिपोर्ट महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को सौंप दी गई। रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल एजुकेशन विभाग ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर मौजूदा एंटी रैगिंग नियमों की समीक्षा कर रिपोर्ट देने को कहा। इसी बीच डॉक्टर पायल तडवी की आत्महत्या का मामला देश भर में सुर्खियों में छा गया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि पायल की दर्दनाक दास्तान महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील कहलाने वाले समाज पर सवालिया निशान है। डॉक्टर पायल के पिता सलीम, मां आबिदा व पति डॉक्टर सलमान के साथ लेकर कई दलित और जनजातीय संगठनों ने 28 मई 2019 को अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि मुमकिन है कि तीनों महिला डॉक्टरों ने पायल की हत्या की हो और इसीलिए सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे। पायल के आदिवासी समुदाय से होने के कारण तीनों सीनियर डॉक्टर्स उसे प्रताड़ित करती थी। लगातार हो रहे विरोध और प्रदर्शनों को देखते हुए दबाव में आई पुलिस ने डॉक्टर भक्ति मेहर को 28 मई को और डॉक्टर हेमा आहूजा एवं डॉक्टर अंकिता खंडेलवाल को भी उसी रात गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी महिला डॉक्टरों को पुलिस ने 29 मई को अदालत में पेश किया और अदालत ने उन्हें 31 मई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। पायल की मौत का मामला लगातार संवेदनशील और गंभीर होता जा रहा था। इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने 30 मई को इसकी जांच का क्राइम ब्रांच को सौंप दी। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच पड़ताल शुरू करके 31 मई को कुछ डॉक्टरों से पूछताछ की। इसके अलावा राजा ठाकरे को इस मामले में विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया। क्राइम ब्रांच तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेना चाहती थी,
लेकिन इससे पहले ही पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर अदालत ने 31 मई को तीनों आरोपी डॉक्टर्स को 10 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भाई खला जेल भेज दिया गया। बाद में क्राइम ब्रांच ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर तीनों आरोपी महिला डॉक्टर्स को पुलिस रिमांड मांगी। रिमांड तो नहीं मिली, लेकिन न्यायमूर्ति एस शिंदे ने 9 जून की सुबह 9 से शाम को 6 बजे के बीच में तीनों आरोपी डॉक्टर से पूछताछ की अनुमति जरूर दे दी। अपने आदेश में उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत में ही मामले की जांच योग्य अधिकारियों को सौंपनी चाहिए थी। मामले की जांच पड़ताल के लिए दिल्ली से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का 5 सदस्यीय दल 6 जून को मुंबई पहुंच गया। आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार की अगुवाई में इस दल ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, मुंबई के पुलिस आयुक्त सहित उच्चाधिकारियों से बैठक करके डॉक्टर पायल तड़वी मामले की तथ्यात्मक जानकारी हासिल की। दल ने नायर अस्पताल और टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन से जुड़े लोगों से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र के जलगांव की रहने वाली डॉक्टर पायल आदिवासी समाज से थी। MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने 1 मई 2018 को गायनोकोलॉजिस्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। यह मेडिकल कॉलेज मुंबई के VIVL नायर अस्पताल से संबद्ध है। कॉलेज में एडमिशन लेने के कुछ दिन बाद ही कुछ सीनियर्स महिला डॉक्टर्स रैगिंग के नाम पर उसे प्रताड़ित करने लगे। पायल को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता था। डॉक्टर हेमा आहूजा और डॉक्टर भक्ति मेहर कुछ दिनों के लिए डॉक्टर पायल की रूममेट भी रही थी। आबिदा का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ प्रताड़ना की शुरुआत उसी समय से हुई थी। दोनों रूममेट सीनियर डॉक्टर पायल की बेडशीट से अपने गंदे पैर पोंछती थी, उसका सामान इधर उधर फेंक देती थी और बाद में दोनों सीनियर हेमा आहूजा और डॉक्टर भक्ति मेहर दूसरा कमरा आवंटित होने पर उसमें रहने लगी थी। लेकिन उनके अत्याचार कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे थे। उनके साथ डॉक्टर अंकिता खंडेलवाल भी पायल को टॉर्चर करती थी। कहा जाता है कि तीनों सीनियर डॉक्टर कई बार मरीजों के सामने ही पायल को बुरी तरीके से डांट देती थी, उसकी फाइलों को मुंह पर फेंक देती थी। वे पायल को ऑपरेशन थिएटर में भी नहीं घुसने देती थी, जबकि उसकी पढ़ाई के लिहाज से थिएटर में होने वाले ऑपरेशन देखना और समझना उसके लिए बेहद ज़रूरी था। वे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पायल की खिल्ली उड़ाती थी। पायल ने सीनियर डॉक्टर से इस प्रताड़ित करने वाली बात को माँ आबिदा को भी बताई थी। आबिदा ने बेटी की छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देने और पढ़ाई पर फोकस रखने की सलाह भी दी थी। जब पायल पर अत्याचार ज़्यादा बढ़े तो दिसंबर 2018 में उसने अपने परिवार से इसकी शिकायत की। इस पर पायल के पति डॉक्टर सलमान ने पायल के डिपार्टमेंट में लिखित शिकायत की थी। इस शिकायत पर डॉक्टर पायल की यूनिट भी बदल दी गई। यूनिट बदलने पर डॉक्टर पायल को कुछ राहत तो ज़रूर मिली। अब उसे सीधे तौर पर प्रताड़ित नहीं किया जाता था, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसे मानसिक यंत्रणा दी जाती थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर पायल को वापस पुरानी यूनिट में भेज दिया गया तो उस पर तीनों सीनियर्स डॉक्टर ने अत्याचार फिर से करना शुरू कर दिया। डॉक्टर पायल और उसके परिजनों ने इस बारे में बाद में भी कई शिकायतें की, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। डॉक्टर सलमान के अनुसार घटना से एक दिन पहले 21 मई को डॉक्टर पायल ने फ़ोन करके उन्हें बताया था कि वह अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल से बाहर मोहम्मद अली रोड पर होटल में डिनर पर जा रही हैं। पति डॉक्टर सलमान से हुई इस आखिरी बातचीत में डॉक्टर पायल ने अगले दिन मिलने का वादा भी किया था। होटल में डिनर के दौरान सभी दोस्तों ने सेल्फी ली थी। डॉक्टर पायल ने भी सेल्फी ली थी। डॉक्टर पायल ने यह सेल्फी व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में पोस्ट की थी। इस सेल्फी को लेकर सीनियर डॉक्टर्स डॉक्टर हेमा आहूजा, डॉक्टर भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर डॉक्टर पायल का खूब मजाक बनाया और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। 22 मई 2019 को डॉक्टर पायल की सुबह से नायर हॉस्पिटल में ड्यूटी थी। ड्यूटी के दौरान सीनियर डॉक्टर्स हेमा आहूजा, डॉक्टर भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल ने होटल में डिनर करने को लेकर डॉक्टर पायल को खूब ताने मारे। इसके बावजूद डॉक्टर पायल अपने काम में जुटी रही। उसने 2 सर्जरी में सीनियर डॉक्टर्स का सहयोग भी किया।
दोपहर करीब 2:30 बजे वह अस्पताल से निकलकर हॉस्टल में अपने कमरे पहुंची। शाम करीब 4 बजे पायल ने अपनी मां आबिदा को मोबाइल पर कॉल करके कहा कि मम्मी अब बर्दाश्त नहीं होता। इस पर आबिदा ने पायल को जल्दी ही सब ठीक होने की दिलासा देते हुए दामाद डॉक्टर सलमान के साथ समय बिताने को कहा ताकि मन उसका कुछ शांत हो सके। इसके बाद शाम करीब 7:30 बजे डॉक्टर पायल अपने कमरे में पंखे में लटकी हुई मिली। कहानी लिखे जाने तक मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही थी। तीनों आरोपी महिला डॉक्टर न्यायिक अभिरक्षा में जेल में थी। डॉक्टर पायल के परिजनों का आरोप है कि अगर उनकी शिकायत पर अस्पताल प्रशासन ने ध्यान दिया होता और या कोई कार्रवाई की होती तो आज पायल जिंदा होती। राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग ने पुलिस की जांच में कई खामियां मानी हैं। डॉक्टर पायल के मामले की जांच के लिए आयोग ने 4 लोगों की एक कमेटी बनाई थी। इसमें एक रिटायर्ड IAS और IPS अधिकारी के अलावा एक भूतपूर्व जज और आयोग के सचिव को शामिल किया गया। इस कमेटी ने मौका मुआवना कर अपनी रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने कई महत्वपूर्ण बातों को जांच में शामिल ही नहीं किया, सही धाराएं भी नहीं लगाई गई हैं। इस कमेटी ने जांच में देखा कि पायल के बेड और पंखे के बीच करीब 9 फीट का अंतर है। बिना टेबल या कुर्सी लगाए पंखे तक नहीं पहुंचा जा सकता, जबकि कमरे में कोई टेबल या कुर्सी थी ही नहीं। कमेटी ने जांच एजेंसी से CCTV फुटेज और विसरा रिपोर्ट भी मांगी। कमेटी यह भी जांच कर रही है कि सबसे पहले शिकायत मिलने पर अस्पताल प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि पिछले 7 सालों में महाराष्ट्र में रैगिंग से जुड़े 248 मामले सामने आए हैं और इसमें से 17% यानी 43 मामले मेडिकल कॉलेजों से जुड़े हैं और इसमें से 7 मामले मुंबई के मेडिकल कॉलेजों के हैं। पुलिस भले ही इस मामले में सारे सबूत जुटा ले और अदालत आरोपी डॉक्टर्स को सजा भी दे दे, लेकिन सवाल यह उठता है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग पर प्रभावी तरह से रोक क्यों नहीं लग पा रही है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि जातिवाद का जहर कब तक फैलता रहेगा। डॉक्टर पायल की मौत किसी भी संवेदनशील मन को झकझोर देने वाली है। यह घटना जहां समाज के लिए शर्मिंदगी का सबक है, वहीं यह सोचने को भी मजबूर करती है कि ऐसी स्थितियों के चलते शिक्षा व्यवस्था क्या नई पीढ़ी में स्वस्थ मानसिकता का विकास कर पाएगी। दोस्तों, सवाल बहुत गहरा है और सोचने की ज़रूरत भी है। क्या रैगिंग हमारे समाज में ज़रूरी है? अगर रैगिंग के चलते एक होनहार स्टूडेंट या एक होनहार कर्मचारी अपनी जान दे देता है, तो क्या ऐसी रैगिंग ज़रूरी है? ये सोचने की और समझने की बात है। दोस्तों, ये थी दिल दहला देने वाली पूरी कहानी और एक सच्ची कहानी। तो कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब सिलसिला आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो मेरे पास जो सबसे पहले कमेंट आया है वो है सिमी SK जी का और उन्होंने लिखा है कि वेरी गुड स्क्रिप्ट। तो सिमी SK जी, तहे दिल से धन्यवाद और ऐसे ही सहयोग करते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। ये पहले भी मुझे कमेंट्स करते हैं और हमेशा ऐसे ही सहयोग अपना बना कर रखें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो चलिए दोस्तों, अगला कमेंट है मेरे पास अमिता सिमोन जी का। अमिता सिमोन जी ने अंशु बाला स्टोरी पर कमेंट किया है कि वेरी सैड स्टोरी। डेफिनेटली जब क्राइम की बात आती है और जब मर्डर की बात आती है तो हमेशा ही सैड होती है, और कई बार कुछ स्टोरीज तो ऐसी होती हैं जो अंदर तक झकझोर के रख देती हैं, दिल दहला देती हैं। तो हकीकत में अंशु बाला की जो स्टोरी है वो भी दिल दहला देने वाली है। तो थैंक यू अमिता सिमोन जी, सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, और मैं कोशिश करूँगी कि स्टोरीज़ को और बेटर तरीके से आप लोगों तक ला सकूँ। कोई सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप स्टोरी के बारे में क्या कमेंट हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।